एक बार फटाफट एवेटार मूवी का एक क्लिप देखते हैं। Those trees were sacred to the Omaticai in a way you can't imagine. You know what? What we think we know is that there's some kind of electrochemical communication between the roots of the trees, like the synapses between neurons. And each tree has 10 to the 4th connections. It's more connections than the human brain. Get it? It's a network. It's a global network, and the Na'vi can access it. They can upload and download data, memories, at sites like the one you just destroyed. Yes. What the hell have you people been smoking out there? They're just got. अब इससे पहले आप ये बोलें कि इस क्लिप का जे साई दीपक या उनकी बुक से क्या रिलेशन है, आई वॉन्ट यू टू गो बैक इन टाइम एंड इमेजिन कि आप 19th सेंचुरी के एक ऑर्डिनरी इंडियन हैं। हर दिन की तरह आप नहा धो के अपने गांव के एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के पास जाते हैं पूजा करने के लिए, और वहां पहुंचते ही आप देखते हैं कि वहां कुछ अंग्रेज ऑफिसर्स हैं जो पीपल के पेड़ को काटने वाले हैं। आप अपने साथियों के साथ मिलके उन अंग्रेज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं कि पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि इसमें भगवान बसते हैं। ये सुनते ही सारे अंग्रेज़ आप पे हंसते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। वो आपके सामने पीपल के पेड़ पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि आपका धर्म अंधविश्वासों से भरा है। उनमें से एक ब्रिटिश ऑफिसर आपको ये बताता है कि ये काम इस गांव की भलाई के लिए किया जा रहा है ताकि ब्रिटिश सरकार यहाँ पे रेलवे लाइन बिछा सके। इतना कुछ कहने सुनने के बाद भी जब आप नहीं मानते तो आपको लाठी मार के वहाँ से भगा दिया जाता है, और ना सिर्फ वो पीपल का पेड़ बल्कि आपके गांव के कई सारे पेड़ों को काटा जाता है ताकि उसका इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार अपने तरीके से कर सके। समय आगे बढ़ता है और 1-2 साल में आपके गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बन जाता है, और फिर आते हैं ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। ये प्लांटर्स आपको नील की खेती करने को कहते हैं और कहते हैं कि सारा नील ये लोग खुद खरीदेंगे आपसे, और बदले में आपको 25% एडवांस भी मिलेगा। बाकी किसानों की देखा देखी आप भी इस प्रस्ताव को मान लेते हैं। अब जब अंग्रेजी व्यापारियों की संख्या बढ़ जाती है तो वो पास के एक कस्बे में अपना ऑफिस खोलते हैं, पर इसे चलाने के लिए उन्हें चाहिए क्लर्क्स और सेवादार। गांव के लोग अंग्रेजी सीखें और इन व्यापारियों के यहाँ क्लर्क का काम कर सकें, इसके लिए सरकार एक छोटा सा स्कूल खोलती है। सबकी देखा देखी आप भी अपने 15 साल के बेटे को गांव के गुरुकुल से निकाल के उस अंग्रेजी स्कूल में डाल देते हैं, और फिर 1 साल बाद आपका बेटा उस स्कूल से अंग्रेजी सीख के अंग्रेज़ों के ऑफिस में क्लर्क बन जाता है। समय आगे बढ़ता है और 5-6 साल बाद आपको ये समझ आता है कि ये नील व्यापारी कितने चालाक हैं। 25% एडवांस देके ये आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, और अगर आप उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नील ना दे सकें तो वो आपको मारते पीटते हैं और आपकी ज़मीन भी हथिया लेते हैं। देखते ही देखते आपकी सारी ज़मीन आपसे छिन जाती है और अपनी ही ज़मीन पे आप बंधुआ मजदूर बन के रह जाते हैं। फिर एक दिन आपके गांव में क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं। आपके प्रति सहानुभूति जताते हुए वो आपसे कहते हैं कि तुम गलत भगवान की पूजा करते हो, इसीलिए तुम्हारा ये हाल है। अंग्रेज़ों को देखो, उनका भगवान सच्चा भगवान है, इसीलिए वो तुमसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर हैं। तो तुम भी गलत धर्म का रास्ता छोड़ के सही भगवान को अपना लो। आप उसकी बात नहीं मानते, लेकिन आपके मन में एक शंका आ जाती है। आपका बेटा जो अंग्रेज़ों के यहाँ क्लर्क था, वो आपसे कहता है कि हमारा धर्म, हमारा देश, हमारे लोग सब बेकार हैं और अंग्रेज़ इस देश में हमारी ही भलाई के लिए आए हैं। देखते ही देखते आपका बेटा आपकी पत्नी और आपको गवार बोलने लगता है और हर वक्त आप पे ताने कसता है। कुछ महीनों बाद वो आपको छोड़ के शहर चला जाता है और आप ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के कुचक्र में फंसे रह जाते हैं। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये भारत, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के हज़ारों गांव और लाखों किसानों की कहानी है। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ने जिस तरह पूरी दुनिया पे राज किया, ये उसकी कहानी है। और इसी कहानी को जे साई दीपक अपनी बुक इंडिया दैट इज़ भारत में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बताते हैं। अगर आप नोटिस करें तो ये समझ आएगा कि यूरोपियन कॉलोनाइज़र किसी भी काम के लिए सीधा ज़ोर ज़बरदस्ती पे नहीं आते थे। वो पहले आपको ये समझाते थे कि ये काम क्यों करना चाहिए, क्या रैशनैलिटी है इसके पीछे, और क्यों ये काम रैशनली सही है। जे साई दीपक ने अपनी बुक में इस रैशनैलिटी के 6 फीचर्स बताए हैं। पहला, साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नेचर को समझना और अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना।
दूसरा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ा के हर जगह को मार्केट के रूप में ऑर्गेनाइज करना। तीसरा, हायरार्किकल सिस्टम वाला एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बनाना जो कि इस रैशनली ऑर्गेनाइज्ड एक्शन को सपोर्ट करे। चौथा, एक फॉर्मल लीगल सिस्टम बनाना जो इन सब एक्शंस को और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को प्रेडिक्ट और कंट्रोल कर सके। पांचवा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वो सोच, हर वो विचारधारा जो प्रकृति को कंट्रोल करने के बजाय उसकी पूजा करती हो, उसे सिरे से नकार देना और इस प्रोसेस में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना। एंड सिक्स पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम्स को पूरी तरह तबाह करके यूरोपियन मॉडल ऑफ एजुकेशन को इम्पोज करना ताकि पिछले 5 पॉइंट्स उस सोसाइटी के फ्यूचर जनरेशन्स के दिलो दिमाग में बस जाएं। अगर आपने एवेटार मूवी देखी है तो शायद इस शुरुआत के क्लिप से आपको याद आया होगा कि जब एक साइंटिस्ट को बताया जाता है कि पेंडोरा प्लैनेट के ट्रीज और एनिमल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और शायद इसीलिए वहाँ की ट्राइब्स इन ट्रीज को सेक्रेड मानती हैं, तो वो साइंटिस्ट किस तरीके से हंसने लगता है। दिस इज अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड एंड मे बी दैट्स वाई वी कैन रिलेट टू इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।